हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको जैसे कि पाचन आहार नाल में एलिमेंट्री के नाल में भोजन का पाचन कैसे होता है। जैसे पाचन की डिफिनीशन तो आपको बताइए। पाचन की डिफिनीशन क्या है? भोज्य पदार्थ के जटिल अणु का सरल अणु में तोड़ना पाचन होता है। स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण के बारे में भी आपको बताया गया। स्वपोषी पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण क्या है। तो अब हम आहार नाल कहाँ से कहाँ तक हमारी है और आहार नाल में किस भाग में भोजन के पाचन की कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसका हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो आहार नाल होती है वह मुख से लेकर के एनस तक फैली होती है, 6 से 8 मीटर लंबी होती है। तो पहली चीज़ तो हम क्या देखिए, ये हमारा यह जैसे मुख और ये जो है देखिए नासा मार्ग, मुख और ये नासा मार्ग ज्वाइंट मिली है। ये भाग हमारा ग्रास मिली, देखिए मुख, ये है माउथ कैविटी, मुख जूघा। तो इसी में पॉइंट वाइज पॉइंट आप देखते रहिए। अब जैसे देखिए ये फिगर आपका थोड़ा ऊपर और नीचे करना है, ठीक है। ये देखिए ये नासा मार्ग, ज्वाइंट मिली है। ये नासा मार्ग है, श्वसन तंत्र का भाग है। और ये हमारा ये माउथ यानी मुख, और ये है मुख जूघा। तो एक एक पॉइंट देखते रहिए, साथ साथ में फिगर बनता भी रहिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को मुख में ले जाते हैं निवाले के रूप में, और यहाँ भोज्य पदार्थ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। किसके साथ, किसके द्वारा? दांत के द्वारा। कृंतक, रत्नक, चवाणक, अग्रचवाणक। तो दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और जब भी भोज्य पदार्थ को हम अपने दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित होकर के हमारे मुख में आकर के जो है मिलता है। तो लार ग्रंथियाँ लार का स्रावण करती हैं और ये लार आकर के हमारे मुख में खुलेगा। यानी इन ग्रंथियों से जो लार स्रावित होता है वह नलिकाओं के द्वारा जो होता है आकर के हमारे मुख में खुलता है। लार ग्रंथियों के बारे में अलग से भी अध्ययन है। तो जब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब खुलेगा तो जो भोज्य पदार्थ के जो जटिलतम अणु कुछ हैं वह सरलतम अणु की तरफ टूटेंगे और भोज्य पदार्थ जो है जीवाणु विहीन हो जाएगा, भोज्य पदार्थ लसलसा हो जाएगा, ठीक है। तो मुख में इतनी क्रियाएं होती हैं। साथ ही भोज्य पदार्थ के छोटे छोटे यानी भोज्य पदार्थ को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, भोजन को चबाया जाता है। लार ग्रंथियों से लार आकर के मिलता है, भोजन को लसलसा बनाता है, भोजन को जीवाणु विहीन बनाता है। इसके बाद क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ जब ये लसलसा हो जाता है तो सरकता हुआ ग्रास नली के द्वारा, ये देखिए मुख में इतना क्रिया होती है, ग्रसनी है ये भाग, ठीक है। भोज्य पदार्थ ग्रास नली के द्वारा, जिसे भोजन की नली कहते हैं, ठीक है। ग्रास नली की दीवारें जो होती हैं वह नम होती हैं। ये ग्रास नली के द्वारा सरकता हुआ कहाँ पहुंचेगा बताओ? आमाशय में पहुंचता है, ठीक है। ग्रास नली के द्वारा भोज्य पदार्थ सरकता हुआ कहाँ पहुंचेगा? यह आमाशय में पहुंच जाता है। इस तरह के ध्यान दीजिएगा, आमाशय।
फिगर को अभी आगे और बढ़ाना है। आमाशय में क्या होता है, आमाशय की जो दीवारें होती हैं वह क्या करती हैं, आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां होती हैं ना, आमाशय की दीवारों पर क्या होती है, जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, जो जठर ग्रंथि होती है वह जठर रस का स्राव करती है, ठीक है। जठर ग्रंथि किसका स्राव करती है, जठर रस का स्राव करती है। किस पर होता है, आमाशय की दीवारों पर। आमाशय की दीवारों पर क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती हैं बहुत सारी, और ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं। ये जठर ग्रंथियां किसका स्राव करती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं। और जठर रस में क्या होता है, ये Cl होता है अम्ल, इसके अलावा जो होता है पेप्सिन एंजाइम होता है, और श्लेष्मा होती है, ठीक है। HCl पेप्सिन एंजाइम, HCl एसिड, यह एक प्रकार का क्या है, पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, और ये क्या है, एक प्रकार का जूस है, ठीक है। तो HCl यह क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, साथ साथ पेप्सिन को क्रियाशील भी करता है ना। और जो श्लेष्मा क्या करती है, पेप्सिन की क्रियाशीलता यहाँ बढ़ जाती है, अम्ल को पा करके पेप्सिन की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, और ये श्लेष्मा क्या करती है, भोजन को और नम बना देती है, जिसके कारण भोजन हमारी छोटी आंत में खिसक सके। तो यहाँ पर भोजन जो होता है 3 या 4 घंटे रुकता है, 3 से 4 घंटे तक, और यहाँ पर भोजन अम्लीय होता है, और इसमें आकर के जठर रस मिलते हैं, पेप्सिन की भी क्रियाएं होती हैं, और पेप्सिन की क्रियाशीलता HCl के कारण होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, इसी अम्ल के अधिक स्राव के कारण हमको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद भोज्य पदार्थ कहा जाएगा। अब भोज्य पदार्थ अवरोधनी के द्वारा यहाँ पे नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं पता लगा ये अवरोधनी नहीं यहाँ पर है, तो भोज्य पदार्थ आमाशय में नहीं रुकेगा, डायरेक्ट छोटी आंत में चला जाएगा, और छोटी आंत में जाएगा थोड़ा जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं आमाशय में वो नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद जो भोज्य पदार्थ ये जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत की दीवारें जो होती हैं क्या होती हैं, फोल्डेड होती हैं, बहुत ही भंजयुक्त होती हैं। लेकिन छोटी आंत में अगर गया छोटी आंत में जा रहा है क्षुद्रांत में, लेकिन इसके पहले भी फिगर आप देख लीजिए, और कौन कौन सी फिगर कहाँ है, छोटी आंत में जाने के पहले कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कहाँ से कहाँ पर हमारा अग्नाशय है, क्योंकि अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है। यकृत है, उसमें पित्त की थैली है, पित्त रस का स्राव होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लीवर, लीवर है, और ये इतना भाग यहाँ से जो हम लाइन खींच दे रहे हैं क्या है, हमारा ऐसा स्तर जिसके की द्वारा वक्ष भाग और वक्ष भाग और उदर भाग जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। वक्ष भाग और उदर भाग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो तलपट डायफ्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इधर भाग क्या है, हमारा वक्ष भाग है, इधर क्या है, उदर भाग है, यानी पेट का भाग है, ऊपर क्या है, वक्ष का भाग है, यानी फेफड़े हैं और हार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर तंत्पट इसे बोलेंगे, डायफ्राम। अब अगर हम यहाँ पे यह है देखिए लीवर है, ठीक है, ये है लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता होगा लीवर। यहाँ पित्त की थैली है,
और इस पित्त की थैली से क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है, और एक पित्त रस जो है जाकर के कहाँ मिलती है, छोटी आंत में। ठीक है, क्या कार्य है अभी बता रहे हैं, छोटी आंत में मिलती है। ये है पित्त की थैली। देखिए ये लीवर, ये क्या है, पित्ताशय, और एक पित्त नली। देखिए कहाँ मिली है जाकर के, छोटी आंत में मिली है ना। देखिए छोटी आंत का भाग यहाँ से चालू हो गया है, छोटी आंत का भाग यहाँ से देखिए चालू हो गया है। अब देखिए पित्ताशय, ये क्या है, पित्ताशय, और यही देखिए, यहीं से ही आप देख लीजिए, यहाँ पर यह है अग्नाशय। अग्नाशय रस का स्राव करती है, अग्नाशय लाइपेज, अग्नाशय माइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, ये सब कुछ अग्नाशय एंजाइम है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ से भी जो एंजाइम स्रावित होता है वह जाकर के छोटी आंत में मिलता है। यहाँ से भी जो एंजाइम स्रावित होता है जाकर के छोटी आंत में मिलेगा। और इसके अलावा छोटी आंत की दीवारें भी क्या करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं। यहाँ फिगर थोड़ा शार्ट हो गया है फिगर। ये नस, ठीक है, और ये क्रीमी रूप परिशेष्य, क्रीमी रूप परिशेष्य। हाँ, तो जहाँ तक आपने यहाँ तक देखा था कि भोज्य पदार्थ आमाशय से आया अब छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है, पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ हैं वह आमाशय से छोटी आंत में आए। तो छोटी आंत में आने के बाद अग्नाशय से अग्नाशयी रस, ठीक है, और पित्ताशय से पित्त रस, और छोटी आंत की दीवारों से कुछ एंजाइम स्रावित होकर के भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। यानी कहने का मतलब छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट वसा है एवं प्रोटीन का क्या होता है, पूर्णतया पाचन होता है। तो आमाशय से आया हुआ भोजन छोटी आंत में क्या होता है, आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में आता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और अब जब छोटी आंत में जो भोजन आया हुआ है वह क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है। और अग्नाशयी रस की क्रिया तभी हो पाएगी उस पर, भोज्य पदार्थ पर, जब वह भोज्य पदार्थ क्या हो, क्षारीय हो। तो कहने का मतलब कि छोटी आंत में जो भोज्य पदार्थ आ रहा है कहाँ से, आमाशय से, वह अम्लीय है, ठीक है। और अग्नाशयी रस उस पर तभी क्रिया कर पाएगा जब क्या होगा, क्षारीय हो। इसके लिए पित्ताशय क्या करता है, पित्त का स्राव करता है, जो अम्लीय भोजन को क्या कर देता है, वह क्षारीय बना देता है। ये चीज हुई। इसके अलावा पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय के द्वारा पित्त रस क्या करता है, वह वसा को जो होता है छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे वसा का पाचन सुगम हो जाता है। अब अग्नाशय क्या करेगा, अग्नाशयी रस स्रावित करेगा, अग्नाशयी लाइपेज जो कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, और ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन पाचन को सुगम बनाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं वह क्या करती हैं, एंजाइमों का श्रवण करती हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम का, ठीक है, और एमाइलेज एंजाइम का श्रवण करती हैं। तो जिससे क्या होता है, इन एंजाइमों के कारण जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है न,
जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है, छोटे अणु में। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में आप ग्लूकोज भी है, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टार्च है ग्लाइकोजन का, तो मान लीजिए भंडारण होता है शरीर में, और लैक्टोज है, माल्टोज है, गलेक्टोज है, काफ़ी क्रियाएं इसमें अलग अलग चरणबद्ध तरीके से संपन्न है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाता है। प्रोटीन जो होता है वह अपने सरलतम अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, अमीनो एसिड्स में टूटता है। और जो वसा होती है, फैट्स होता है वह फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूट जाती है। ठीक है, कहने का मतलब आंतरिक रस के द्वारा, छोटी आंत की दीवारों के द्वारा है, जिसे आंतरिक रस कहते हैं, ये वहाँ पे भोज्य पदार्थ का पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत की दीवारों पर छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम होते हैं, एल्बुलाई होते हैं, सॉरी एल्बुलाई नहीं, छोटे छोटे जो होते हैं हेयर नुमा रचनाएं होती हैं। उन्हें क्या करती है, यह छोटी आंत की दीवारों पर जो उपस्थित रोम होते हैं, इन पचे हुए पोषक पदार्थों को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा भोज्य पदार्थ कहाँ प्रवेश करता है, बड़ी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत में क्या होता है, पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, बल्कि इनके दीर्घ रोम के द्वारा जो जल का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक है, जो जल अवशोषित कर लिए जाते हैं बड़ी आंत की दीवारों के दीर्घ रोम के द्वारा जो होता है, जल का अवशोषण हो जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरह जो होते हैं हमारे शरीर में भोजन के पाचन की क्रियाएं संपादित होती हैं।